नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये चर्चा में क्यों आ गया है, इसके बारे में जानेंगे। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट आई के नाम से। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसमें जो पैदल गश्त है इसको बढ़ाया गया है। इससे फ़ायदा क्या मिला है? इससे फ़ायदा मिला है कि जो टाइगर्स की आबादी है, इसके आवाजाही का पता चला है और इनके आबादी के बारे में जो सटीक जानकारी है वो मिल पाई है। तो आइए जानते हैं कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसके बारे में एक बार फोकस देख लेते हैं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सबसे पहले तो इसे इस्टाब्लिश कब किया गया था? 1936 में। ये लोकेट कहाँ करता है? ये उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल जिला है वहाँ पर लोकेट करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लोकेशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। सबसे पहले इसे 1936 में इस्टाब्लिश किया गया था, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इसका तब नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और फिर 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये जो नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क है। जो प्रोजेक्ट टाइगर एक पहल स्टार्ट की गई थी 1973 में। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो पहल स्टार्ट की गई थी 1973 में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही इसे स्टार्ट किया गया था। 4 साल पहले इसमें जो टाइगर्स की आबादी थी 231 थी। वहीं 2022 के फिगर के अनुसार 260 हो गई है। यानी कि जो बाघों यानी टाइगर्स की जो आबादी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ी है। नेक्स्ट, कदम्ब राजवंश के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों आ गई है? सबसे पहले तो इसे जानते हैं। एक शिलालेख मिला है, कहाँ पर मिला है? दक्षिणी गोवा में। दक्षिणी गोवा में एक शिलालेख मिला है। ये 10वीं शताब्दी का है। ये शिलालेख 10वीं शताब्दी का है। ये कदम्ब काल का माना जा रहा है। इसमें देखा गया है कि जो महादेव मंदिर है, इसी महादेव मंदिर जो दक्षिणी गोवा में महादेव मंदिर में ही इसे खोदा गया है। तो इसमें जो कन्नड़ भाषा में, ये शिलालेख कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये कदम काल का माना जाता है, तो इसलिए कदम राजवंश चर्चा में आ गया था। यह शिलालेख बताया जाता है कि जो तलारा नेवैया के पुत्र हैं गुंडैया, उनकी मृत्यु की याद में जो गोवा के बंदरगाह है गोपुरा, वहाँ पर कब्जा करने की अपने पिता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। तो इन्हीं की याद में शिलालेख खुदवाया गया था। तो गोवा के कदम्ब राजवंश के बारे में अगर जानें तो गोवा के जो कदम्ब राजवंश मूल रूप से जो कल्याण के चालुक्य थे उन्हीं के अधीनस्थ थे। मध्ययुगीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन? कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश के बीच एक प्रमुख व्यक्ति थे कदम्ब शास्तादेव, को चालुक्य सम्राट तलैप्पा द्वितीय द्वारा गोवा के महामंडलेश्वर के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। कदम्ब शास्त्रदेव चालुक्यों के साथ गठबंधन करके राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंक कर सैन्य सफलता हासिल की थी। 960 ईस्वी में चंदवारा शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी विजय का विस्तार गोपक पट्टन के बंदरगाह तक किया, जो वर्तमान में गोवा है। तो कदम्ब राजवंश का जो शासन था वो गोवा पर था। एक स्कीम आई है पृथ्वी विज्ञान योजना करके। ये भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके लिए एक योजना स्टार्ट की गई है, पृथ्वी विज्ञान योजना। इस योजना में होगा क्या? सबसे पहले तो ये योजना कहाँ तक चलेगी? 2021 से 26 तक इसे लागू किया जाएगा, जो पृथ्वी विज्ञान योजना है। इसके अंतर्गत होगा क्या? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि जो वायुमंडल है, महासागर हो गया, फिर मौसम हो गया, फिर उसके बाद जो पृथ्वी प्रणाली है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इन सब सारी गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा और इसका दीर्घकालीन अवलोकन को बढ़ावा दिया जाएगा। मौसम की जो भविष्यवाणी है उसको सटीक तरीके से और भी सटीक किया जा सकता है। ध्रुवीय और उच्च जो समुद्री क्षेत्र है उसकी खोज करना और समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया जाएगा। तो ये पहल स्टार्ट की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए एक पृथ्वी विज्ञान योजना के रूप में। नेक्स्ट, डायरेक्ट टू सेल ये टेक्निक है स्पेस यक्स। जो स्पेस यक्स यानी कि यह एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक स्पेस एजेंसी है। किसकी है? एलन मस्क की है। एलन मस्क यानी कि इसके संस्थापक हैं एलन मस्क, जो अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस यक्स। ये करती क्या? इसने हाल ही में अपना डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं से लैस, डायरेक्ट टू सेल एक टेक्निक है, इससे लैस
स्टार लिंक उपग्रहों का एक पहला जो उनका सेट था वो सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं ये जिस टेक्नोलॉजी के बारे में जो डायरेक्ट टू सेल है। यहाँ पे देखिए स्टार सेल यानी कि स्टार लिंक सैटेलाइट्स है, ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसमें है क्या, जैसे कि इसमें जो डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपको कहीं भी दूर दराज तक कोई भी संकेत हो गया, आपको साउंड पहुंचाना है, कोई भी संदेश भेजना है, किसी प्रकार का आपको डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है, तो आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि सैटेलाइट से सीधे आपके सेल फोन में, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके सेल फोन में सीधा बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कोई टावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई और भी बुनियादी ढांचा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे आपके सेल फोन पर मैसेज, आवाज़, साउंड जो भी है सीधा आपको मिल सकता है। ये फ़ायदा होगा स्टार लिंक सैटेलाइट्स यानी उपग्रह का, जो स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तकनीक का विशेष लाभ क्या होगा, जो दूर दराज के लोग हैं, कम सेवा प्राप्त कर पा रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं जहां पर सर्विस आसानी से नहीं पहुंच सकती, जहां पर ग्राउंड लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से वो लगाया नहीं जा सकता है, उन लोगों को इससे फ़ायदा हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट, कैप्टोथेसिस आईआईटी मद्रास यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा और मंडी जो आईआईटी मंडी है उसके दोनों के शोधकर्ताओं द्वारा एक कैंसर रोधी दवा कैप्टोथेसिस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों के सेल्स यानी जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं को सफलतापूर्वक उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसके रूप में इसका इंजीनियरिंग किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, कैप्टोथेसिस के बारे में। पारंपरिक रूप से भारत के जो लुप्त प्रवाह पौधा है इसका नाम है नाथापोडाइट्स निमोनियाना। इस पौधे से ही निकाला जाता है कैप्टोथेसिस को। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में पौधे सामग्री शामिल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब पौधों की जो आबादी है उसमें भी गिरावट आई है, तो शोधकर्ताओं ने इसका वैकल्पिक स्रोत का पता लगाने के लिए इससे इंस्पायर हुए हैं। पिछले अध्ययन में एक सूक्ष्म जीव उच्च उपज वाले विकल्प के रूप में इन्होंने पहचान किया था कि मतलब सूक्ष्म जीव जो माइक्रोबैक्टीरियल्स होते हैं उससे भी यह जो कैप्टोथेसिस है इसे निकाला जा सकता है। अब शोधकर्ताओं ने जो एन निमोनियाना पौधे हैं उसकी कोशिकाओं के लिए एक जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल विकसित किया है जो दवा के टिकाऊ और कुशल व्यावसायिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जो लुप्त प्रवाह पौधा है उसकी जो कटाई है उसकी कटाई को भी कम करने में यह योगदान देगा। तो ये सेल से निकालेंगे कैप्टोथेसिस जो कैंसर रोधी दवा है। नेक्स्ट, मार्कोस कमांडो के बारे में दिया है। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो है, उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडा वाले एक समुद्री जहाज थी, उस पर समुद्री डाकुओं द्वारा अटैक किया गया था। तो इनके अटैक यानी जो हाईजैक है इसको विफल कर दिया है भारत के जो मार्कोस कमांडो हैं। ये मरीन कमांडो है, इंडियन नेवी के मरीन कमांडो हो, पावरफुल कमांडोस हैं भारत के। इस कमांडो का गठन हुआ था 1987 में, यानी कि 1987 में भारत का जो मार्कोस कमांडो है इसका गठन हुआ था। ये जो नौसेना इकाई है उसके तहत काम करते हैं। अमेरिका की जो नौसेना है सील्स, नौसेना कमांडो हैं सील्स से, इसी के आधार पर भारत के मार्कोस कमांडो बने हैं, यानी कुछ बहुत ही ताकतवर से। ये समुद्र हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, हर जगह तीनों जगहों पर ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। इनके द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव में जब तख्ता पलट हुआ था तो इनके द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाकर इन्हीं के द्वारा मालदीव को मुक्त कराया गया था। इसके बाद ऑपरेशन लीच हो गया, पवन हो गया, साइक्लोन हो गया, इन सब सारे ऑपरेशंस को मार्कोस कमांडो के द्वारा चलाया गया था। प्लस उसके बाद जो 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था उस हमले में भी मार्कोस कमांडो के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। आगे ईगल नेस्ट करके दिया है। ईगल नेस्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस पर हाल ही में अध्ययन किया गया है कि जो जंगल की कटाई है जलवायु परिवर्तन से पर्वतीय पक्षियों के बीच उत्पन्न खतरा का पता चला है। मतलब जो जंगलों की लगातार कटाई हो रही है और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, इससे जो पक्षियां हैं वहाँ में रहने वाली ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। और उसके साथ साथ जो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है और जो महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट्स हैं उन पर भी जो तापमान बढ़ने के कारण उन पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। तो जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है क्या, यह अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है पश्चिमी कामेंग जिले में। यह भारत में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह उत्तर पूर्व में सेसा आर्किड अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। कामेंग नदी के पार फाखुई टाइगर रिजर्व की सीमा भी इससे लगती है। कामेंग हाथी रिजर्व का भी ये पार्ट्स है।
भारतीय सेना के लिए रेड ईगल डिवीज़न नाम पर इसका नाम अभ्यारण्य, इसी अभ्यारण्य के नाम पर जो भारतीय सेना के जो रेड ईगल डिवीज़न है इसी अभ्यारण्य के नाम पर उसका नाम रखा गया है। बुगुन लियोसिनिया उसके बाद साथ साथ बासरीन पक्षी प्रजाति पहली बार 1995 में यानी कि 1995 में खोजी गई थी और 2006 में आगे देखी गई और वर्णित किया गया है। तो आइए इसका लोकेशन देख लेते हैं मैप में कि जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर देखिए ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ जो मोलिंग नेशनल पार्क है यहाँ देखिए लोकेट्स करता है, प्लस नामदफा नेशनल पार्क है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो 2-3 नेशनल पार्क तो यहाँ पर मैप में दिख गया है। आगे बढ़ते हैं, श्रीमुखलिंगम मंदिर के बारे में दिया। हाल ही में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीमुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर की संरचनाओं में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक नोट लिखा है कि ये जो श्रीमुखलिंगम है ये प्राकृतिक विरासत है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रीमुखलिंगम मंदिर का जो मुख्य पुजारी हैं नायडू गारी राजशेखर, इनका कहना है कि मंदिर की जो वास्तुकला है उड़ीसा का जो भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर है उसी शैली में ये भी बनाया गया है। श्रीमुखलिंगम मंदिर ये 9वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। इसका निर्माण पूर्वी जो गंग राजवंश है उनके द्वारा करवाया गया था। पूर्वी गंग राजवंश जिसे चोडा गांगस के नाम से भी जाना जाता था, जो 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में कलिंग पर राज्य किया था। कलिंग जो वर्तमान का उड़ीसा है और कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर पूरे एरिया को मिलाकर कलिंग बोला जाता था। यह वंशधारा नदी पर स्थित है। ये जो कलिंग थी कहाँ पर स्थित है? वंशधारा नदी पर स्थित है। यह भगवान श्रीमुख लिंगेश्वर को डेडिकेटेड है। वंशधारा नदी यहाँ पर है, जो मंदिर है ये वंशधारा नदी के तट पर है। मंदिर स्थित कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, को समर्पित है। और भी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ के जो शिवलिंग में भगवान शिव का मुख चेहरा लगा हुआ है। यहाँ जो शिवलिंग है भगवान शिव का मुख यानी कि चेहरा लगा हुआ है। इसमें काल की उत्कृष्ट शामिलता है। यह उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है उसमें जो लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, उसी के समान कलिंग स्थापत्य शैली में इसे बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है। जो कलिंग स्थापत्य शैली है उत्तर भारत की जो नागर शैली है और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्स करके बनाया गया है। कौन सा शैली? कलिंग शैली बनाया गया है, कलिंग स्थापत्य शैली बनाया गया है। तो इसी वास्तुकला शैली में इसे बनाया गया है। तो इसके लोकेशन को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।